सुनो जी, नेक्स्ट टॉपिक, बस शांत हो जाओ इधर। रिकवरी ऑफ अनरियलाइज रेंट। Recovery of unrealized rent and arrears of rent. ठीक है जी। सेक्शन 25A क्या बोलता है? कहते हैं जी, रिकवरी ऑफ अनरियलाइज रेंट का मतलब समझ लो। पहले अनरियलाइज रेंट का मतलब समझ लो। इधर समझो, मान लो मैंने 1/4/2021 को अपने पास से टेनेंट रखा और उसने मुझे 30 सितंबर 2021 तक तो ठीक ठाक किराया दिया। इसने मुझे रेंट दिया। कितना रेंट दिया? 30,000 पर मंथ। बाद में ये आनाकानी करने लग गया, कहता है हाँ दे दूंगा, और मेरा इससे थोड़ा थोड़ा लड़ाई झगड़ा रहने लगा। ठीक है, तो इससे ऐसे जिगजैग होने लगी और मैंने इसको फाइनल नोटिफिकेशन दिया। मैंने कहा जी आप 31 दिसंबर 2021 को या तो किराया दे देना या फिर मकान खाली कर देना। तो उसने सोचा कि ठीक है, नवंबर का महीना चल रहा है, अभी तो 1 महीना और है। कह रहा हाँ दे दूंगा बोली दे दूंगा। सितंबर 2021 30 सितंबर 2021 तक तो इसने मेरे को ठीक ठाक किराया दिया। उसके बाद में इसने क्या किया, किराया देना बंद कर दिया अक्टूबर से। और अक्टूबर से ये ड्रामेबाजी कर रहा था। देखो जिगजैग हो रहा है। याद रखना, इसको वैकेंसी मत कह देना, इसको लॉस ड्यू टू वैकेंसी मत कह देना। क्यों? क्योंकि इसमें रह रहा है, इसमें रह रहा है। तो जब ये रह रहा होता है तो हम इसको वैकेंसी नहीं कहते। याद रखना इस चीज को। ओके सर, याद रखेंगे। अब इसके बाद में 30 सितंबर के बाद यानी कि 1 अक्टूबर के बाद से इसने किराया नहीं दिया। 31/12/2021 को मैंने इसको धक्के मार के यहां से निकाल दिया। ओके, अब एक बढ़िया सा और किराएदार मेरे पास आया और वो मेरे को हर महीने 40,000 पर मंथ देने लगा। कब? 31 मार्च 2022 तक। ठीक है जी। तो ये जो टाइम पीरियड था ये था अनरियलाइज रेंट का। अनरियलाइज्ड रेंट का। ठीक है, ओके। अब रूल्स ये कहते हैं कि इसको ग्रॉस रेंट में से माइनस कर दिया जाएगा, लेकिन हमारा टॉपिक है क्या? रिकवरी ऑफ अनरियलाइज रेंट। रिकवरी ऑफ अनरियलाइज रेंट। ठीक है, अब आगे की कहानी सुनते हैं। आगे की कहानी सुनते हैं। अब मेरे इस टेनेंट को, ये नया टेनेंट मेरे पास आ गया था, मेरा नया ईयर आ गया। मैं कौन से ईयर की बात कर रहा हूं? याद करना, 22-23 की। अब मैं 22-23 की बात कर रहा हूं। ठीक है जी, अब मैं 22-23 की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो मेरा नया रेंट कितना चल रहा था बताओ? 40,000 पर मंथ। और ये मेरा एकदम जो टेनेंट था ना, बिल्कुल सेट टेनेंट था, कोई टेंशन ही नहीं थी इसके साथ। और ये 31 मार्च 2023 तक मुझे ठीक ठाक रेंट 40,000 रुपए देता रहा। अब क्या हुआ, पिछले वाला ये जो टेनेंट था, मेरे अनरियलाइज रेंट कितने थे पहले बताओ सर? 30,000 इंटू
कितने महीने? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने के 90,000 रुपीज। 90,000 रुपीज मेरे अनरियलाइज रेंट के थे। ठीक है, अब इसको है ना भगवान जी ने दर्शन दिए सपने में, जैसे सत्यनारायण की कथा में होता। तो इसको भगवान जी ने दर्शन दिए, कहता है कि ना उसका जो पैसा देना है वो दे करके आ, वरना तेरा सब कुछ तहस नहस कर दूंगा। ठीक है जी। तो ये आया मेरे पास में, कहता है सर सर आप मुझसे ये पैसे ले लो। मैंने कहा देख भाई, मकान तो मैं तेरे को नहीं दे सकता दोबारा, क्योंकि वो तो किराए पे ऑलरेडी है, वो तो ऑलरेडी रेंट पे चढ़ा हुआ, और मेरा किराएदार अब की बार बहुत बढ़िया है, बिल्कुल झगड़ा नहीं करता और टाइम से सब कुछ पेमेंट करता है। कहता मुझे आपसे नहीं चाहिए सर मकान, बस आप मुझसे ये मेरे पाप कर्मों की प्रायश्चित करने का मुझे मौका दो। तो उसने क्या किया, यहां पे ये रेंट था, ये क्या था, रेंट फॉर ईयर। दोनों को कंबाइन मत करना, दोनों को कंबाइंड मत करना। ये था रेंट फॉर ईयर और ये थी रिकवरी। अच्छा एक बात बताओ मेरे को सोच करके, रिकवरी क्या सेम ईयर हो सकती है? ये देखो बच्चा क्या कह रहा है, ये बच्चा ये कहना चाहता है, कहता है मेरे को ना मेरे अकाउंट्स वाले टीचर ने बहुत अच्छे से बताया हुआ कि बेड डेट्स को बेड डेट्स तब कहते हैं जब वो 31 मार्च तक रिकवर ना हो। तो रिकवरी सेम ईयर में नहीं हो सकती। जो रिकवर हुआ है वो रिलेटेड टू करंट ईयर नहीं होगा, क्योंकि जो रिलेटेड टू करंट ईयर है उसको हम बेड डेट्स ही नहीं कहेंगे, यानी कि अनरियलाइज रेंट ही नहीं कहेंगे। सोचो किसी बंदे ने पैसे देने हो सितंबर के महीने से दिसंबर के महीने तक, और वो मार्च के महीने से पहले पहले दे दे, तो रिटर्न फाइल करते समय हम ये थोड़ी ना कहेंगे कि ये पहले डूब गए थे लेकिन बाद में रिकवर हो गए थे। अरे 31 मार्च से पहले जब रिकवरी ही हो गई थी तो अनरियलाइज रेंट था ही नहीं। अनरियलाइज रेंट की रिकवरी को रिकवरी कब कहोगे? जब वो 31 मार्च के बाद होगा। तो रिकवरी जहां पे भी वर्ड आएगा ना समझ जाना पिछले साल से रिलेटेड है, तो गलती से भी इसको ऐड मत कर देना इसके अंदर। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं जी, रिकवरी। रिकवरी इवन देन, तभी। हाँ, रिकवरी कितना अमाउंट था इसका? 90,000 रुपीज। ठीक है जी, ये रिकवर्ड हो गया। तो ये तो हो गया मेरी ग्रॉस एनुअल वैल्यू का पार्ट। 40,000 इंटू 12 कितना हो गया ये? 4,80,000। ये तो मेरी जीएवी का पार्ट बन जाएगा, म्यूनिसिपल वैल्यूएशन एक्सपेक्टेड रेंट निकालने के बाद में। मतलब ये जीएवी का पार्ट बन भी सकता, नहीं भी बन सकता, जो भी आएगा। और ये जो रिकवरी होगी ना, ये लास्ट में लास्ट में दिखाई जाएगी, सबसे लास्ट में, मतलब ऐड करके दिखाई जाएगी सबसे लास्ट। हाँ, जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगी ना उसके अंदर, क्योंकि ये करंट ईयर से रिलेटेड नहीं थी, ये लास्ट ईयर से रिलेटेड थी। ठीक है, ओके, बात समझ में आई? अच्छा, अब पहले तो मैं तुम्हारे को एक बात बताऊं कि हम अनरियलाइज रेंट को, अनरियलाइज इसका ना अभी पूरा टैक्स ट्रीटमेंट अभी हुआ नहीं है, तो भावुक मत हो जाना कहीं तुम कॉपी में लिखने लग जाओ। मैं क्या बता रहा हूं तुम्हारे को, सबसे पहले तो अनरियलाइज रेंट को अनरियलाइज रेंट करने के लिए कुछ कंडीशन होती है, कहने के लिए अनरियलाइज रेंट को अनरियलाइज कहने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, तभी वो अनरियलाइज रेंट होता है। क्या है ये कंडीशंस? ये कंडीशंस हैं सर हमारे पास में, मैंने उससे किराया मांगा हो, किससे? टेनेंट से। ठीक है ना, मैंने टेनेंट से किराया मांगा हो, उसने ना दिया हो। ठीक है जी, मैंने उसके अगेंस्ट सारे लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी कर ली हो, उसने फिर भी ना दिया हो, यानी कि डीड बंदा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, कोर्ट की भी नहीं मान रहा, कोर्ट की भी नहीं मान रहा। मैंने उसको उसको सारे लीगल नोटिस जारी कर दी, तो पहली शर्त क्या थी? मैंने रेंट मांगा हो, उसने ना दिया हो। नंबर 2, मैंने सारे लीगल चार्जेस पूरे कर लिए हो, मैंने इसके सामान को उठा करके बाहर फेंक दिया हो, यानी कि इसको अपनी हाउस प्रॉपर्टी से बाहर कर दिया हो। सामान नहीं मतलब बंदा भी साथ में। ठीक है, वो याद आया पुरानी पिक्चरों का लाला और निरुपमा राय, मैं बच्चों को लेके कहां जाऊंगी, कभी देखना, गूगल करना यूट्यूब पे, ऐसे ही होता था हर पिक्चर की सेम स्टोरी। तो यहां से बाहर निकाल दिया गया हो,
और उसके बाद में लास्ट वाला मैंने किसी और हाउस प्रॉपर्टी में इसको अपनी ऑक्यूपेंसी ना दी हो। पता होता क्या था पहले, अनरियलाइज रेंट को अनरियलाइज दिखा करके, मतलब मान लो मेरे पास 4 टेनेंट है और 4 मेरे पास में हाउस प्रॉपर्टी है, मैं क्या करता था, उसको अनरियलाइज रेंट दिखा देता था, यहां से इसको इसकी प्रॉपर्टी में शिफ्ट कर दिया, दूसरे की प्रॉपर्टी में को इसको इसमें शिफ्ट कर दिया, यानी कि 4 प्रॉपर्टी थी, टेनेंट की अदला बदली कर देता था और वहां पे अनरियलाइज रेंट दिखा देता था और बेनिफिट एक्स्ट्रा मिल जाता था। तो रूल लगा दिया गया कि अगर आपने किसी को धक्के मार के बाहर निकाला है, तो ये धक्के मार करके बाहर निकालने के बाद में आपने उसको प्रेम सहित अपनी किसी दूसरी प्रॉपर्टी में ना बसा लिया हो, कि यहां से तो धक्के मारे हैं लेकिन दूसरी प्रॉपर्टी में बसा लिया। तो ये तो मैनिपुलेशन हो गई ना, जैसे अभी अभी मैं भी करके आया हूं, देखा तुमने, साथ में क्लास चला करके दे दी उनको। अच्छा जी, तो वो तो खैर मेरी गलती नहीं थी ना। तो कहने का मतलब अनरियलाइज रेंट कब है, खा ले बेटा पेन खा ले, ठीक है। नंबर 1, मैंने उससे रेंट मांगा हो, उसने रेंट ना दिया हो, मैंने सारे लीगल चार्जेस पूरे कर लिए हो। नंबर 3, मैंने उसको घर से निकाल दिया हो। और नंबर 4, उसको मैंने किसी नई प्रॉपर्टी में भी जगह ना दी हो, अपनी वाली। डन। तभी अनरियलाइज रेंट होगा, अदरवाइज ये अनरियलाइज रेंट नहीं होगा, तुम्हारे कहने से अनरियलाइज नहीं हो जाएगा ये। लेकिन अगर क्वेश्चन में दिया हुआ होगा कि अनरियलाइज रेंट है, तो उससे प्रूफ मत मांग लेना कहीं तुम, चाचा बताओ तो सही कैसे, ऐसा मत कहना हाँ बेटा क्या कह रहा है। हाँ यही कह रहा था ना, मेरे को पता कोई ना कोई बोलेगा ऐसा। अगर कुछ नहीं लिखा हो तो हम क्या मान लेंगे जी, ये कंडीशन फुलफिल्ड है, क्योंकि जब क्वेश्चन ही कह रहा है कि अनरियलाइज रेंट है, तो हम उसको प्रूव करने के लिए थोड़ी ना कहेंगे। एक बार और बता देता हूँ, सारी कंडीशंस बुक में छपी हुई हैं तेरी, सुन मेरी बात। मैं क्या बोल रहा हूं कि मैंने उससे रेंट मांगा हो और उसने रेंट ना दिया हो। नंबर 2, मैंने उसके साथ में सारी लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी कर ली हो। नंबर 3, मैंने उसको घर से निकाल दिया हो। नंबर 4, मैंने घर से निकालने के बाद उसको अपनी किसी नई प्रॉपर्टी में बना ना दी हो। ठीक है जी, ओके, ये है हमारे साथ सी। अच्छा जी, तो अब हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास में अनरियलाइज रेंट था और अब ये रिकवर भी हो गया। अब सुनो आगे की कहानी, अब सुनो आगे की कहानी। अब रिकवरी तो हो गई है, रिकवरी तो हो गई है अनरियलाइज रेंट की, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं कि अब मैंने ना एक बात बोली लॉ मेकर्स को और कोर्ट में या फिर कहीं पे भी, मैंने कहा अगर ये इंसान ने मेरे को पिछले साल में ये रेंट दे दिया होता, सीधा बैठ, अगर ये इंसान ने मेरे को पिछले साल ये 90,000 दे दिए होते, तो ये मेरे जीएवी का पार्ट होते, और अगर जीएवी का पार्ट होते तो एनएवी का पार्ट होते, और अगर एनएवी का पार्ट होते तो 30% डिडक्शन मिलती। मानते हो कि नहीं मानते हो? यस सर मानते हैं। तो सर फिर ये जो रिकवर आज हुआ है ये पूरा टैक्सेबल नहीं होना चाहिए, इसका कुछ अमाउंट डिडक्ट होना चाहिए, और वो कितना होना चाहिए? 30%। इसके ऊपर भी स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलनी चाहिए। कितना हो गया 30%? 27,000। और कितना आ जाएगा ये? 63,000। ये क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। नोट करो इसको जल्दी से। हाँ जी सुनो, इसके नीचे एक लाइन लिखो, इसके नीचे एक लाइन लिखो, अनरियलाइज रेंट, अनरियलाइज रेंट shall be taxable in the year of receipt। ठीक है जी, अनरियलाइज रेंट shall be taxable in the year of receipt।
even if SSC, even if person remain owner of house property or not, person remain owner of house property or not। सर ये क्या लिखवा दिया आपने? भाई साहब सुनो मेरी बात, ये कृष्णा है ना, इसने मेरे को अनरियलाइज रेंट दिए कुछ, ठीक है नहीं, और मैंने वो प्रॉपर्टी अगले साल बेच दी थी किसी को। अब इसने मेरे को बाद में रेंट दिया, तो ये कहां पे टैक्सेबल होगा? मतलब मान लो ये 40,000 वाला सीन ही नहीं था, मतलब 21, 22, 23 में मेरे पास प्रॉपर्टी ही नहीं थी, इसने मुझे अनरियलाइज रेंट दिए, मेरा दिल दुख गया, मैंने कहा यार इस प्रॉपर्टी को ही नहीं रखना अपने पास, बेच दी मैंने। सर कैसी बातें कर रहे हो? लेकिन चलो, मतलब मान लो, मैं ये बताना चाह रहा हूं तुम्हारे को कि अगर मैंने वो प्रॉपर्टी बेच दी है और ये बाद में आई है मेरे को, या फिर मान लो 22-23 में मेरे पास प्रॉपर्टी थी, ये 27-28 में आई, इसको शर्म आ गई, बहुत सालों बाद आई, ठीक है जी, तो अब मेरे पास वो प्रॉपर्टी के अधिकार ही नहीं है, तो इनकम तो आई है ना, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है तुम ना कोई लूपहोल नहीं निकाल सकते। मतलब मैंने ना पैसा अपनी जेब में डालने की कोशिश की, तो लॉ मेकर ने बोला, कहते नहीं नहीं ऐसा मत करो, तुम हमें टैक्स दो और हाउस प्रॉपर्टी के हेड में ही दो, ये मान करके कि आज चाहे तुम इस प्रॉपर्टी के ओनर नहीं हो, किसी जमाने में तो थे ना, ये उस प्रॉपर्टी का उस टाइम का रेंट है, लेकिन पैसा टैक्स छोड़ना नहीं चाहते हो, सिर्फ इस वजह से कि आप इसके ओनर नहीं है। जबकि मैंने पहले सबसे पहले क्या कहा था, क्या उस प्रॉपर्टी की इनकम उसी के हाथ में टैक्सेबल होगी जो ओनर होगा। तो ओनर अभी नहीं हो लेकिन पहले तो थे ना, ये मान करके तुम उस साल की इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर ये रिकवरी का 70% अमाउंट लिख दो। ठीक कह रहा हूं? 30% तो डिडक्ट करेंगे ना, ठीक है, ओके, याद रखना इस चीज को। अच्छा जी, अब चलो इसी क्वेश्चन को बना देता हूं, इसी क्वेश्चन को कर देता हूं तुम्हारे लिए, फिर क्वेश्चन तुमसे भी करवा लूंगा। मान लो मेरी हाउस प्रॉपर्टी की म्युनिसिपल वैल्यूएशन 3 लाख, फेयर रेंटल वैल्यू 4 लाख और स्टैंडर्ड रेंट नॉट एप्लीकेबल है। ओके जी, और ये डाटा कब का है? 22-23 का है। तो मेरा एक्सपेक्टेड रेंट कितना हो जाएगा? 4 लाख, और मेरा एक्चुअल रेंट कितना हो जाएगा? 4,80,000। तो जीएवी कितनी हो जाएगी? 4,80,000। बना सकते हो इस क्वेश्चन को? चलो करते हैं एक फॉर्मेट के थ्रू। सबसे ऊपर हेडिंग क्या लिखेंगे? कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ मिस्टर एक्स फॉर असेसमेंट ईयर। बोलो असेसमेंट ईयर क्या होगा? 23-24 होगा, 22-23 तो प्रीवियस ईयर है। तो मेरी ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ गई थी और ग्रॉस एनुअल वैल्यू आई थी 4,80,000 माइनस इसमें से म्युनिसिपल टैक्सेस नील, दिए ही नहीं हुए क्वेश्चन में। तो मेरी जीएवी
सॉरी एनएवी, देखो ऐसा सिर्फ तुम्हारे साथ ही नहीं होता कि कोई आ जाता है और ध्यान भटक जाता है, हमारे साथ भी होता है नहीं। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। मैं जीएवी के बाद एनएवी को जीएवी ही लिख रहा था। नेट एनुअल वैल्यू कितना आ गया? 4,80,000। और फिर इसमें से डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, ए का 30% ऑफ एनएवी स्टैंडर्ड डिडक्शन है। 4,80,000 का 30% कितना? 1,44,000। ओके सर। और फिर 24B क्या कहता है? इंटरेस्ट ऑन लोन तो इसमें कुछ है ही नहीं, ₹3,00,000। अब इसमें ऐड कर देंगे रिकवरी 90,000 माइनस 30%, तो आउटर कॉलम में कितना आ जाएगा? तो मेरी नेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना आ जाएगा? कितना? ठीक है जी, 99। ओके, हो गया जी। कुछ भी नहीं था इसमें। चलूं आगे। कमिंग वीक में पीडीएफ चाहिए तो अभी ले ले, पीडीएफ है ना। अरे क्यों क्यों झगड़ा कर रहे हो गया? चलें आगे चलें। कोई दिक्कत, किसी को कुछ पूछना है तो बताओ। अच्छा जी, इसका पार्ट 2 कर लें, एरियर ऑफ रेंट। आ जाओ जी, करें एरियर ऑफ रेंट। क्या कहता है एरियर? इसको भी समझेंगे, ऐसे ही समझेंगे। देखो हम क्या कहते हैं, ध्यान से देखना। मैंने ना 1/4/2022 को एक टेनेंट रखा, नहीं मैंने 1/4/2021 को एक टेनेंट रखा। बातें मत करो, छोटे बच्चे हो क्या? देखो तो अब क्या हुआ, वैसे तो ऐसा होता नहीं है, वैसे तो ऐसा होता नहीं है, क्योंकि रेंट एग्रीमेंट एक बार बन जाता है। लेकिन फिर भी क्योंकि क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है तो काम वैसे ही बनाना पड़ेगा एग्जाम्पल। तो 1 जुलाई 2021 को मैंने अपने टेनेंट को रिक्वेस्ट की कि आप रेंट इंक्रीज कर दो। ये रेंट कितना था? 30,000 रुपए।
30,000 पर मंथ। और जुलाई के महीने में मैंने कहा यार सोर्स ऑफ इनकम कुछ और नहीं है, थोड़ा सा रेंट इंक्रीज कर दो, देखो महंगाई भी बढ़ गई है। उस टाइम एग्रीमेंट में मैंने कुछ कम अमाउंट लिख दिया था। इसकी ना अब की बारी फोटो खींच लेंगे। मैंने क्या बोला, मैंने ये तेरे से नहीं पूछा, तेरी आंखें क्यों बंद हुई है बता। एक कैमरा ना तेरे आगे भी लगवाऊंगा। कितनी नींद आती है तेरे को, रात को सोता नहीं है, किसकी वजह से नहीं सोता है? वो गाना भी था ऐसे वाले बंदे के ऊपर ना, वो गाना भी था ना, गोरी तेरी आंखें कहे तू रात भर सोई नहीं। अब तू सोते हुए दिखाई दे, तेरे को मैं खड़ा कर दूंगा यहाँ पे, फिर तू सारा लेक्चर खड़ा होकर के लेगा। अब तेरी आंखें बंद हुई तो मुझे पता क्या कह रहा अभी आपने ये बोला, ये ना थोड़ी देर अभी मैंने इसको मौका नहीं दिया, इसकी आंखें भी बंद थी, उसके बाद में है ना थोड़ी देर बाद अभी इसको प्रॉपर नींद आ जाती, फिर इसकी किताबें गिरने लग जाती हैं। गिरी थी ना पीछे भी थोड़ी देर पहले। हाँ तो कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग ऑन है तो क्या, वो रिकॉर्डेड देखने वाला भी नालायक है, वो भी तुम्हारी कैटेगरी का ही बंदा है, ऐसा कुछ नहीं है। वो भी सो रहा होगा, हाँ वो तो पक्का सो रहा होगा, रिकॉर्डिंग चला करके सो जाते हैं लोग। अच्छा सुनो, तभी तो मैं कहता हूं बेटा देखो फेस टू फेस क्लास के अंदर सही रहता है, एनर्जेटिक रहते हैं हम, फेस टू फेस में सही रहता है। ऑनलाइन क्लास के अंदर तो ये ऑनलाइन वाले बच्चे भी जो अभी ऑनलाइन देख रहे हैं ये भी झपकी मार ही लेते होंगे बीच बीच, एक तो सर सुबह उठा देते हैं, है ना? सही बात है सर, बेटा दुनिया के सारे अच्छे काम सुबह ही स्टार्ट होते हैं। अच्छा देखो, सुनो सुनो वापस चलते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे। क्या कहता है 30,000 रुपीज पर मंथ था, रेंट दे रहा था ये मेरे को, और मैंने इसको रिक्वेस्ट किया, मैं कह रहा मैं नहीं सो रहा सर। अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं। देखो जी, तो ना तो हम क्या कह रहे हैं, अब मैंने इसको रिक्वेस्ट किया टू इंक्रीज रेंट, मैंने कहा सर रेंट इंक्रीज कर दो अप टू 40,000 पर मंथ, लेकिन इसने रिफ्यूज कर दिया। बट टेनेंट रिफ्यूज, ठीक है जी, और मैं कोर्ट में चला गया। मैं कोर्ट ऑफ लॉ में चला गया, मैंने कहा सर ये देखो मेरे साथ में नाइंसाफी हो रही है, कितनी महंगाई बढ़ गई है। अब कोर्ट है ना सिर्फ मेरी ही नहीं सुनती, उसकी भी सुनती है। तो अब क्या हुआ, यहां पे डिसीजन दिया गया, कौन से साल में डिसीजन दिया गया, 1/4/2022 को डिसीजन दिया गया। क्या बोला गया कि रेंट शुड बी इंक्रीज अप टू 40,000 पर मंथ। और मैं खुश हो गया, मैंने कहा थैंक यू जज साहब थैंक यू। कहते ठहर, अभी ठहर जा, अब ये रेंट जो है ये इंक्रीज होगा विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2022, ऐसा बोला उन्होंने। इसका मतलब क्या हुआ, मुझे लग रहा था कि जो जज साहब है वो फैसला देंगे मेरे हक में कब से, 1 जुलाई 2021 से, लेकिन उन्होंने कहा कि ये मेरा जो फैसला है ये कब से इफेक्टिव है, 1 जनवरी 2022 से इफेक्टिव है, यहां से इफेक्टिव है विद इफेक्ट फ्रॉम। तो इसका मतलब ये जो बीच के महीने थे इसमें तो नॉर्मली चलता रहा होगा कार्यक्रम, तो क्या मेरे को इनको कंसीडर करना है? नहीं, रेड वाले पोर्शन को कंसीडर नहीं करना,
सर फिर कंसीडर क्या करना है, बताता हूं क्या कंसीडर करना है। ये जो टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड कब से कब तक है पहले चेक कर लो। 1 जनवरी 2022 से 31 मार्च 2022 तक का टाइम पीरियड, ये मुझे कंसीडर करना है। ठीक है जी। एरियर ऑफ रेंट के लिए, एरियर का मतलब क्या होता है जी, बकाया। अब सोचो मैं कैसे निकालता हूं, रेंट शुड बी, होना कितना चाहिए था 40,000 इंटू 3, बट एक्चुअल रेंट कितना था सर, मिल रहे थे 30,000 इंटू 3, यानी कि 90,000 मिले हैं और मिलने कितने चाहिए थे 1,20,000, तो 30,000 रुपए का हमारा एरियर है। लॉस वॉस कुछ नहीं है, मिल गया ना। अब तो ये रिसीव हो गया, ये एरियर है हमारा। ओके सर, ठीक है। अब ये एरियर क्या करंट ईयर की इनकम से रिलेटेड है? करंट ईयर कौन सा है पहले बताओ सर? करंट ईयर है 22-23। ये हमारा करंट ईयर है, यानी कि प्रीवियस ईयर है। टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीवियस ईयर कौन सा होता है जिसमें हम इनकम अर्न करते हैं? तो हम किस ईयर की बात कर रहे हैं? हम तो बात कर रहे हैं किस ईयर की? करंट ईयर की, यानी कि प्रीवियस ईयर की, यानी कि उस ईयर की जिसमें हमने इनकम अर्न करी है और अगले साल हमें टैक्स देना होगा, यानी कि 23-24 में टैक्स देना होगा 22-23 की इनकम के ऊपर। तो हमारी इनकम कितनी होगी? यहाँ पे रेंट कितना होगा? अब कितना देगा ये बोलो? अब तो सुधर जाएगा, ये 40,000 इंटू 12 देगा, और साथ में एरियर का अमाउंट भी देगा, है ना। तो ये तो हमारी करंट ईयर की इनकम है और ये हमारा एरियर है 30,000, मानते हो? ठीक है, ठीक है जी, ये हो गया। अब क्या करें सर? अब करना क्या है सर? अब हमारे को इसके अंदर भी डिडक्शन माइनस करनी है एरियर वाले पोर्शन। मैंने ना बोला, मैंने कहा जज साहब सुनो, आपने मेरे को रेंट दिलवा दिया पिछली डेट से, बैक डेट से, और मुझे एरियर भी मिलेगा, ये बात सही है। लेकिन सर अगर ये मेरे को पिछले साल में मिल जाता तो ये मेरी जीएवी का पार्ट होता, और जीएवी का पार्ट होता तो एनएवी का पार्ट भी होता, और एनएवी का पार्ट होता तो डिडक्शन मिलता। जज साहब समझ गए लालची क्या कहना चाह रहा है? डिडक्शन दो। तो कहते हैं ठीक है जी, ओके हम आपको डिडक्शन दे देंगे। तो एरियर में से हमें ना माइनस करना है, पूरा का पूरा नहीं कर देना, 30% माइनस कर देना है। 30,000 का 30% कितना? 9,000, और रिमेनिंग कितना हो गया? 21,000। 21,000 रुपए ये टैक्सेबल है। ठीक है जी, ओके। तो अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, इक्कीस हजार टैक्सेबल एरिया। बनाओ इसको फटाफट से ऐसे। कौन सा वाला बेटा? कौन सा रेड वाला? हाँ, जहां क्रॉस लगाया, जहां क्रॉस लगाया उसको कंसीडर नहीं करना। कोई रेंट क्या नहीं लेना, रेंट तो जो नॉर्मल वो दे रहा था ना वही रहेगा, लेकिन हमें कौन से साल की कंप्यूटेशन करनी है? हाँ 22-23 की, उसकी कंप्यूटेशन करनी है। तो 21-22 में तो टैक्स पहले दे चुके होंगे ना। अच्छा हाँ, जल्दी नोट करो जी। देखो अब मान लो इस क्वेश्चन के अंदर मैं डाटा दे देता हूं, मान लो इसी क्वेश्चन के अंदर मैं डाटा दे देता हूं, मेरी
म्यूनिसिपल वैल्यूएशन है, उधर जा रहे हैं वही है। म्यूनिसिपल वैल्यूएशन है मेरी 5 लाख, फेयर रेंटल वैल्यू है 4 लाख और स्टैंडर्ड रेंट नॉट एप्लीकेबल है। ओके, तो मेरा एक्सपेक्टेड रेंट कितना हो जाएगा? 5 लाख और मेरा एक्चुअल रेंट कितना है? 4,80,000। तो मेरी जीएवी कितनी हो जाएगी? 5 लाख। अब अपना वही करेंगे, इनको हटा देता हूं सबको, मुझे दोबारा लिखना नहीं पड़ेगा। हाँ जी, ग्रॉस एनुअल वैल्यू मैंने निकाली कितनी? 5 लाख। म्यूनिसिपल टैक्सेस गिवन नहीं है, नेट एनुअल वैल्यू 5 लाख। अब 5 लाख रुपए का 30% 1,50,000। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल है नहीं, ये मैंने क्या लिख दिया यहां? 5 लाख रुपए। 5 लाख में से 1.5 लाख गया, 3,50,000। अब इसके अंदर ऐड कर दूंगा एरियर ऑफ रेंट, कितना रिसीव हुआ था? 30,000। 3 महीने का था ये, ठीक है जी। और इसमें से माइनस कर देंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%। तो कितना आ गया? ओके, देखो जी, सुनो मेरी बात। अगला लिखो, ट्रीटमेंट ऑफ कंपोजिट रेंट। ट्रीटमेंट ऑफ कंपोजिट रेंट ये क्या होता है? मिला जुला किराया। कंपोजिट का मतलब क्या होता है? मिला जुला, यानी कि मिक्स्ड। सर मिक्स्ड क्या होता है? मतलब मिक्स्ड का मतलब होता है जी, नहीं है कि हाउस प्रॉपर्टी नहीं, रेंट रिलेटेड टू बिल्डिंग प्लस फैसिलिटीज ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी और अदर्स, पार्किंग वार्किंग जो भी कुछ। अब अगर कंपोजिट रेंट का क्वेश्चन है और उसका सेपरेशन दिया हुआ है तो कैसे काम करेंगे, ये हमें सीखना है। सेपरेशन दिया हुआ है मतलब हमें ना क्वेश्चन में ये बोला हुआ है कि बिल्डिंग का इतना है और फैसिलिटीज का इतना है, तभी हम कर सकते हैं ऐसा, जैसा कि मैं अभी करने जा रहा हूं, वरना नहीं कर पाएंगे।
ओके, तो आओ जी सीखते हैं कि क्या होगा इसमें। दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे इसको। रेंट रिलेटेड टू, बातें मत करो, बिल्डिंग एंड रेंट रिलेटेड टू फैसिलिटी। ओके, ठीक है जी। अब रेंट रिलेटेड टू बिल्डिंग जो होगा वो कहां जाएगा? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। even if it is business of person या फिर ओनर टू लेटिंग आउट हाउस प्रॉपर्टीज ऑन रेंट। ठीक है जी, यानी कि अगर उसका यही बिजनेस हुआ तब भी ये हाउस प्रॉपर्टी के अंदर ही आएगा। लेकिन रेंट रिलेटेड टू फैसिलिटीज का कुछ और सीन है। क्या सीन है इसका? अगर ये बिजनेस हुआ, क्या बिजनेस हुआ? फैसिलिटी देना, हाउस प्रॉपर्टी को लेट आउट करना। बिजनेस ऑफ पर्सन टू let out the properties on rent, या फिर अदरवाइज। यानी कि अगर ना हो, अगर होगा तो ये फैसिलिटी वाला रेंट कहां जाएगा? इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। और नहीं तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, पांचवें हेड में। ठीक है जी, बना लो इसको ऐसा। लो जी, ये क्वेश्चन है तुम्हारे सामने। मिस्टर एक्स लेट आउट हिज हाउस प्रॉपर्टी ऑन मंथली रेंट ऑफ ₹50,000 which includes ₹20,000 रेंट फॉर फैसिलिटीज। म्यूनिसिपल टैक्सेस 10,000 रुपए पे किए गए थे, जिसमें से कि जो कि 3:2 की रेशियो में पे किए गए हैं टेनेंट और मिस्टर एक्स के द्वारा। और इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्चुअली मिस्टर एक्स ने ड्यूरिंग द ईयर पे किए हैं 1,80,000। और हमारे को इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज निकालना। निकालिए। हाँ जी, क्या हुआ इसके अंदर? आंसर फ्रेम किया हमने, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ग्रॉस एनुअल वैल्यू थी हमारी 30,000 के हिसाब से, हाउस प्रॉपर्टी के अंदर तो 30,000 ही आएगा। 30,000 इंटू 12, 3,60,000। म्यूनिसिपल टैक्सेस माइनस किए हमने 6,000 रुपीज, जो कि सिर्फ पेड बाय ओनर वाले ही लेने थे। हमारी इनकम नेट एनुअल वैल्यू आ गई 3,54,000।
और फिर नेट एनुअल की वैल्यू के अंदर से डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ एनएवी 1,06,200 और इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल है ही नहीं, तो हमारी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाती है 2,47,800। जबकि हमने जो रेंट रिसीव किया था वो हमारा बिजनेस नहीं था, तो ये अदर सोर्स की इनकम है हमारी। अदर सोर्स की इनकम में फैसिलिटी से हमने रेंट रिसीव किया 20,000 इंटू 12, यानी कि 2,40,000 रुपए, और हमने एक्चुअली कितने पे किए? 1,80,000 रुपए। म्युनिसिपल टैक्सेस तो हाउस प्रॉपर्टी के लिए पे किया था ना। 6,000 इसलिए लिया बेटा क्योंकि वो टेनेंट ने और ओनर ने दोनों ने मिलके पे किए थे। तो टेनेंट वाला पोर्शन, ये देखो ना लिखा टेनेंट, टेनेंट वाला पोर्शन जो है वो नहीं लेंगे क्योंकि इनकम किसकी निकल रही है? ओनर की निकल रही है। ठीक है जी। तो हम क्या कहते हैं जी, यहां से हमने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कैसे आया? 2,40,000 उसने इकट्ठे किए अपने टेनेंट से फैसिलिटी के नाम पे, और एक्चुअली उसने बिल पे किया कितने का? 1,80,000 रुपए का। तो 60,000 रुपए की उसकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। ठीक है जी, ओके। किसी कुछ पूछने का है? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।